वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारे ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक एप्लीकेशंस, और वो क्या है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो हम आते हैं फर्स्ट एयर में। एयर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है एयर में? तो फर्स्ट है नाइट्रोजन, कितनी है? 78%। ऑक्सीजन 21%। आर्गन अप्रोक्सीमेट 1%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और इनके अलावा एयर में और क्या क्या है? तो अगला है वाटर वेपर। वाटर वेपर है, वाटर है वेपर के फेज में। और क्या है? डस्ट के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स है। और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। ये सारे कहाँ हैं? हमारे एयर के अंदर है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? ये बेसिक 3 कंपोनेंट चाहिए। ये बेसिक हमें केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एयर चाहिए, हमें इनको सेपरेट करना है। फिर एक और अगली चीज़, यदि मैं इस एयर को जो अभी गैस फॉर्म में है, यदि मैं इस एयर को जो अभी कौन सी स्टेज में है, फिजिकल स्टेट में, गैस में है, यदि मैं इस एयर को लिक्विड में चेंज कर दूं, और लिक्विड में चेंज करने के बाद हमारे पास जो बेसिक 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड में चेंज करने के बाद, नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का है -186 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का है -183 डिग्री सेल्सियस। यदि इन तीनों कंपोनेंट्स में मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? इनका बॉइलिंग पॉइंट है। इन तीनों के मैं बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखूं तो यहाँ डिफरेंस 10 का है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, और इन दोनों में डिफरेंस 13 का है। यानी ये तीनों जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम के हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं इस एयर को लिक्विड में चेंज कर दूं, और लिक्विड में चेंज करने के बाद मैं इसका क्या करूं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं, तो मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता हूं। तो कौन सा मेथड यूज लेंगे हम? इसके बाद हम लेंगे यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों लेंगे? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन मेथड पे आते हैं कि हम यदि एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। फर्स्ट, जो एयर है वो गैसियस फेज में है, तो फर्स्ट हमें क्या काम करना पड़ेगा? इस एयर को लिक्विड में चेंज करना पड़ेगा। अब लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या क्या जरूरी है? किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो 2 इफेक्ट हम एक साथ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करना हो तो हम कौन कौन से 2 चीजें करते हैं? फर्स्ट करते हैं कंप्रेशन ऑफ एयर। ये क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब है कि उस जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं अभी दूर दूर हैं, हम उनके दोनों तरफ कुछ ऐसा पिस्टन जैसा कुछ लगा देते हैं जिससे वो एयर जो है उसके पार्टिकल्स पास पास आते हैं और उससे उस एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो फर्स्ट हमें क्या काम करना पड़ेगा? कंप्रेशन करना है तो हम क्या काम करें? उस प्रेशर को बढ़ाएं। प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं? गैस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर की साइज को छोटा करते जाएं। कंटेनर की साइज को छोटा करने का मतलब उसका वॉल्यूम कम करना है। मान लो आपके पास ऐसा कोई कंटेनर है जिसमें अभी गैस फिलअप की हुई है, यहाँ गैस के पार्टिकल्स हैं, और मैं क्या काम करूं कि इस पूरी, ये जो मान लेता हूं ये जो वाल है ये मूवेबल है, इन दोनों वाल को मैं पास लेके आऊं, इधर लेके आओ तो ये वाल यहाँ आ जाएगी, ये वाल यहाँ आ जाएगी। तो जो एयर पहले इतने बड़े एरिया में थी अब वो इस छोटे से एरिया में हो गई।
तो हमें क्या काम करना है, इस एयर को कंप्रेस करना है, इस एयर के पार्टिकल्स को पास लेके आ जाएंगे और पास आने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट क्या करना है, कंप्रेशन करना है एयर का। उसके बाद सेकंड क्या है, डिक्रीज द टेम्परेचर, यह हमें क्या करना है, कूलिंग करनी है। अब इन दोनों से होता क्या है तो समझते हैं हम लोग। कंप्रेशन से क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स दूर थे वो पास आ जाएंगे, ये तो हुआ कंप्रेशन से। टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा कि इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो इनके बीच क्या लगना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, धीरे धीरे ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम कूलिंग करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये तो हमने इसकी पूरी थ्योरी समझ ली है। अब रियल में करना कैसे है, तो फर्स्ट हम क्या काम करेंगे, एयर को जिस कंटेनर में भी हमें इस प्रोसेस को लेके जाना है वहां हम एयर को एंटर करेंगे तो उससे पहले हम ये सारी चीजें हटा लेंगे। वाटर वेपर हटा लेंगे, यानी एयर को हम 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर कूल कर लेंगे। कूल करने से क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गई, रिमूव हो गई। डस्ट के पार्टिकल्स फिल्टर करने से, डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स फिल्टर करने से रिमूव हो जाएंगे। वाटर वेपर आइस के फॉर्म में कर सकते हैं, या कुछ ऐसे आते हैं जो क्या काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्बर, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, या आप वहाँ क्या ले लें, सिलिका जेल ले लें। यानी जो एयर है उसको यदि मैं एनहाइड्रस CaCl2 या सिलिका जेल के कांटेक्ट में लाऊंगा तो इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एड्जॉर्ब कर लेता है। दोनों अलग अलग टर्म है, एड्जॉर्ब है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसे। और इससे उसके बाद क्या होगा, वाटर वेपर रिमूव हो गई, ये दोनों फिल्टर करने से रिमूव हो गए। अब ये 4 कंपोनेंट्स बचे हमारे पास। अब आपके सामने देखो एक डायग्राम आ रहा है। इस डायग्राम को आप देखोगे तो फर्स्ट डायग्राम में क्या काम हो रहा है, इस एयर का फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन होने से मान लेते हैं वाटर वेपर, डस्ट के पार्टिकल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो गए हैं। अब ये एयर आगे गई है। अब आगे जहां देखो 1 नंबर लिखा हुआ, नंबर 1 में क्या होगा, यहां इस एयर का कंप्रेशन होगा। दोनों तरफ देखो 2 पिस्टन लगे हुए हैं। ये जब दोनों पिस्टन एक दूसरे के पास आएंगे तो इसके अंदर जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने का मतलब उस एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये एयर हाई प्रेशर, जिसका प्रेशर ज़्यादा हो गया है, एक ऊपर देखें ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब से ये एक कूलिंग कंटेनर में जाएगी। और यहाँ इस कूलिंग कंटेनर में क्या काम हो रहा होगा, इस कूलिंग कंटेनर में एक पाइप है, एक स्पाइरल पाइप है, स्प्रिंग के जैसा है। इस स्पाइरल पाइप के बॉटम से देखें एक एरो लगा हुआ है। इस एरो से क्या हो रहा है, कूलिंग वाटर, कूल्ड वाटर या चिल्ड वाटर या आइस कूल्ड वाटर अंदर से सप्लाई हो रहा है। और बाहर जो ये पाइप जब बाहर जा रहा है इस कंटेनर से, तो वहां से ये जो आइस कूल्ड वाटर है ये बाहर चला जाएगा। जो एयर है इस आइस कूल्ड पाइप के कांटेक्ट में आएगी तो इस एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब यहां से इस कूलिंग चैम्बर से, जिसका नंबर 2 था, इस कूलिंग चैम्बर से गैस आगे जाएगी। गैस का मतलब कूल्ड एयर। अब ये एयर जो है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। तो यहां तक हमने 2 काम तो थोड़े बहुत किए हैं। पहले जहां नंबर 1 था वहां हमने कंप्रेशन कर दिया, नंबर 2 में हमने इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन अभी भी इतना कम नहीं हुआ है कि ये एयर लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब ये जाएगी हमारे पास कंटेनर नंबर 3 में। कंटेनर नंबर 3 में जाते समय क्या होगा कि ये एयर इतनी कूल्ड हो जाएगी कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में बहुत कम नहीं है। तो यहाँ देखो इसका नाम है सेपरेटर। सेपरेटर क्या काम करेगा, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ आने तक सॉलिड में चेंज हो जाएगी, और सॉलिड CO2 को हम कहते हैं ड्राई आइस। याद रखना ये सब्लिमेशन शो करता है। तो यहाँ
कंटेनर नंबर 3 में क्या होगा, सेपरेटर लगा हुआ है और ये सेपरेटर किसको अलग कर देगा, सॉलिड CO2 को अलग कर देगा। अब उसके बाद ये जाएगी एयर आगे, आगे जाने के बाद देखें एक जेट लगा हुआ है। जेट का मतलब क्या है, एक नली है, नली के आगे एक बिल्कुल बारीक सा होल है और इस होल में से क्या होगा, जब एयर आगे जाके एक्सपांड होती है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं जेट। यानी सेपरेटर के बाद कंटेनर नंबर 3 के बाद जब 4 नंबर जो है वो जेट है, इस जेट से पास होगी, एक्सपांड होगी, छोटे से छेद से जब गैस बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। अब हम इस प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे, यानी इस जेट से पास होने वाली गैस को हम कहाँ ले आएंगे, कंटेनर नंबर 2 में ले आएंगे। 2 से वापस कहाँ जाएगी, फिर ये हमारे पास ये सेपरेटर में जाएगी, फिर ये जेट से एक्सपांड होगी। यानी इस प्रोसेस को हम जेट से वापस कूलिंग कंटेनर में, यानी कूलिंग कंटेनर नंबर 2 में बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो इस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और फाइनली इस गैस का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ये जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, लिक्विड एयर है। इस लिक्विड एयर में 3 लिक्विड हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है और आर्गन लिक्विड फॉर्म में है। इन तीनों लिक्विड के मिक्सचर्स को अब हम कहाँ पोर कर देंगे, कहाँ ऐड कर देंगे, डिस्टिलेशन कॉलम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और वहां हम इसे स्लाइटली बहुत कम हीट करेंगे। अब इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या मालूम है कि जो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में 196 है। यदि कोई वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब उसकी वो रियल में कम है। तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इन तीनों में सबसे कम है। उसके बाद आर्गन का माइनस में 186 है और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का है माइनस 183 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इस मिक्सचर्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में फ्रैक्शनल करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले हमें कौन सी मिलेगी, सबसे पहले वो कंपोनेंट मिलता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। नाइट्रोजन हमें सबसे पहले मिलेगी, नाइट्रोजन के मिलने के बाद हमें आर्गन मिलेगी और आर्गन मिलने के बाद हमें सबसे एंड में क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन पीछे बची हुई रह जाएगी। तो यह है बच्चों सेपरेशन ऑफ एयर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का मेथड। याद रखना इस मेथड में कौन सा मेथड यूज हुआ इस प्रोसेस के अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मैं इस चार्ट को हटा रहा हूं बच्चों, अब वापस आ जाएं यहाँ पर। उम्मीद करता हूं कि ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं और बहुत बड़ी सिंपल सा एग्जांपल है और वो है रिफाइनरी। फर्स्ट आते हैं रिफाइनरी होती क्या है। रिफाइनरी वो बड़े बड़े प्लांट है जहां पर पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आता है। कहां से आता है, जहां इन पेट्रोलियम के वेल होते हैं, जहां कुएं होते हैं, जहां से माइनिंग करके पेट्रोल को बाहर निकालते हैं पाइप के थ्रू, वहां से ये क्रूड ऑयल इन रिफाइनरी तक पहुंचता है। देखें आपके यहाँ पर साइड में देखें एक रिफाइनरी का डायग्राम है। इस रिफाइनरी में बड़े बड़े से क्या होते हैं, पाइप जैसे कुछ लंबे लंबे होते हैं और मेनली इनमें क्या है, इन रिफाइनरी के अंदर बहुत बड़ा सा एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है। इस फ्रैक्शनल कॉलम में हम क्या सप्लाई करते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन है इसके अंदर, इसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और वैसलीन है, बेंजीन है, जाइलिन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इस क्रूड ऑयल में जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो सारे यदि हम अलग कर दें तो जो कचरा बचता है उसे हम कोल तार कहते हैं और वो कोल तार जो है वो सड़क, रोड बनाने में यूज आता है। तो रिफाइनरी में क्या है, रिफाइनरी में किसकी सप्लाई होती है, क्रूड ऑयल की होती है। इस क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं वो हम किससे अलग करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। आप इस डायग्राम में देखें, जो रिफाइनरी का डायग्राम है, यहाँ देखें ये बड़ी सी जो चिमनी है ये रियल में क्या है, ये फ्रैक्शनल कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रैक्शनल कॉलम।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस का एक और यूज़ हो गया है। अब बच्चों वापस आ जाओ, आगे वापस। तो हमारा क्या ख़त्म हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब पूरा ख़त्म हो गया है और हमने उसकी एप्लीकेशन भी चेक कर ली है और ये आपको सारा समझ में आ गया होगा जो मैंने भी बोर्ड पे समझाया है। अब हम आगे कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स में एक मेथड हमारे पास रह गया है। अभी जो हमने पढ़ा है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये तो कब यूज़ आता है, जब वो दोनों लिक्विड जो हैं वो मिसिबल हो। यदि ये दोनों लिक्विड, यदि ये लिक्विड का जो मिक्सचर्स है ये आपस में इमिसिबल हो, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता हो, उस कंडीशन में हम जो मेथड यूज़ लेंगे उसका नाम है सेपरेटिंग फन्नल। तो लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का लास्ट टॉपिक है बच्चों, ये है सेपरेशन ऑफ लिक्विड mixtures in which both liquid are immiscible to each other। इमिसिबल ये क्या होता है, इमिसिबल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल, हमारे घर में जो ऑयल यूज़ आता है प्लस वाटर। वेजिटेबल ऑयल भी कौन सी फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड में है। वाटर भी किस में है, लिक्विड में है। यदि इन दोनों को मैं एक कंटेनर में मिक्स कर दूं तो क्या होगा, जनरली जो ऑयल है वो अपर सरफेस पे होगा और यहाँ कौन होगा, हमारे पास वाटर होगा। तो हमें क्या मिलेगी, दो अलग अलग लेयर मिल जाएगी। दोनों लेयर किसकी है, लिक्विड की है। तो हमारा मेथड क्या है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स। तो ये दोनों लिक्विड में हुए, लेकिन दोनों क्या है, इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब है दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्स हो जाते हैं, ये मिक्स नहीं होंगे। अब इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल फन्नल है और उस फन्नल का नाम है सेपरेटिंग फन्नल। सेपरेटिंग फन्नल है ये। और इस सेपरेटिंग फन्नल की जो डायग्राम है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, उस डायग्राम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपके बुक में भी है ये डायग्राम, एनसीईआरटी की बुक में। हो सकता है एग्जैक्ट नहीं बने, ये कुछ साइज जो है अलग अलग हो सकती है। और यहाँ लगा हुआ है एक स्टॉप कोक, यानी बंद करने का एक नोजल है। यहाँ पर हम यहाँ से इसे बंद कर देंगे तो यहाँ से जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या डाल दें, इस ऑयल प्लस वाटर के मिक्सचर्स को ऐड कर दें तो होगा क्या, ये जो लिक्विड है अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या बना लेगा, अपनी अपनी अलग अलग लेयर बना लेगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कहाँ रहता है, बॉटम में, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कहाँ रहता है, अपर की तरफ, अपर साइड रहता है वो। तो यहाँ मान लो कि ये दो लेयर बनी हुई है, तो यहाँ इसे मान लेता हूँ लेयर ए और यहाँ से यहाँ मान लेता हूँ लेयर बी। तो लेयर ए किसकी होगी, हमारे यहाँ पर ऑयल की होगी। लेयर बी किसकी होगी, वाटर की होगी। अब क्या काम करेंगे, ये मिक्सचर्स था, इस सेपरेटिंग फनल में हमने इसको पूर कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब यहाँ हम एक कंटेनर लगा देंगे, यहाँ हमने एक कंटेनर लगा दिया और कंटेनर लगा के क्या काम किया, इस नोजल को, इस स्टॉप कोप को ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा, सबसे पहले इस कंटेनर में कौन आ जाएगा, हमारे पास वाटर आ जाएगा। जब मालूम चले यहाँ तक वाटर आ गया है, यहाँ तक वाटर आ गया है और अब ऊपर ऑयल बचा हुआ है, तो हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद एक दूसरा कंटेनर लाएंगे और इतना सा जो पोर्शन है वो हम यहाँ से इसको अलग करके साइड में कर देंगे। ये हमारे लिए बेकार है। इतना सा जो पोर्शन है जिसमें बॉटम यहाँ पर वाटर है, थोड़ा सा ऑयल, ये पोर्शन हम अलग कंटेनर में ले लेंगे और अब जो बाकी बचा हुआ हमारे पास
वो ऑयल है। एक तीसरा कंटेनर लाएंगे, नीचे लगा देंगे, स्टोव कोप को ऑन कर देंगे। अब थर्ड कंटेनर में कौन आ जाएगा हमारे पास? ऑयल आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, बस याद क्या रखना है, इसका नाम क्या है? जो हमारे पास स्पेशल फन्नल है इसका नाम है सेपरेटिंग फन्नल है। और इससे हम किसको सेपरेट करते हैं? लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स को। कंडीशंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि जो दोनों लिक्विड हैं वो आपस में इमिसिबल होने चाहिए। बच्चों खत्म क्या हो गया हमारे पास? सारे सेपरेशन के मेथड, जितने भी मेथड थे सारे खत्म हो गए हैं। और अब इस सेकंड चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, हम उसे समझ लेते हैं। और वो क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और हमें आता है, ये 5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस हमने पढ़ा है पहले भी, आपने 7th या 8th क्लास में इसको पढ़ा होगा। क्या है? तो फर्स्ट आते हैं फिजिकल चेंजेस में। वो सारे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो मैं यहां क्या करता हूं, टॉपिक का नाम डाल देता हूं केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अब यहां एक लाइन बना देता हूं, इस लाइन के इस तरफ किसको लिख दूंगा? फिजिकल चेंज। और यहां क्या लिख दूंगा मैं? केमिकल चेंज। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बच्चों, अभी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है यहां पर? नो, NO, नो, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें कुछ नया नहीं बनता है, वो वही चीज़ रहती है, बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। हो सकता है पहले वो सॉलिड हो, अब वो लिक्विड हो गया है। जैसे आइस को यदि हम थोड़ा सा हीट सप्लाई करें तो आइस क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस का जो फॉर्मूला है वो भी H2O है और लिक्विड वाटर का फॉर्मूला भी H2O है। तो इस लिक्विड वाटर को मैं थोड़ा सा और हीट सप्लाई करता जाऊं तो हो सकता है कि ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। वाटर वेपर का फॉर्मूला भी H2O ही है, केवल क्या चेंज हुई है? फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, कुछ नया नहीं बनता। यहां क्या हो जाएगा? नो हट जाएगा, इसको हटा दो। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कुछ ना कुछ नया बनता है। ये है इनका फर्स्ट डिफरेंस। इसके बाद आते हैं सेकंड। जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी चेंज है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हमने चेंज, कुछ नया, कुछ जो भी हमने चेंज किया है हम उस चेंज को वापस हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, पहले मैं लिख देता हूं कि ये जो चेंज है ये कैसा है? टेम्पररी चेंज है। फिजिकल चेंज कैसा है? इट इज ए टेम्पररी चेंज है। ये टेम्पररी का मतलब क्या है? परमानेंट नहीं है। जैसे आइस लिया, गर्म किया, वाटर में चेंज हो गया, ये गर्म करने पर हुआ, मैंने वापस वाटर को कूल किया, आइस में चेंज हो गया। इसका मतलब आइस का वाटर में चेंज होना परमानेंट चेंज नहीं है। ये कैसा चेंज है? टेम्पररी है। मैं चाहूँ तो वापस वाटर को आइस में चेंज कर सकता हूँ। और ये चेंज कैसे होते हैं? इट इज ए परमानेंट चेंज। ये परमानेंट हो जाते हैं। हम इसको वापस वो चीज़ नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मिल्क हमारे पास था, मिल्क से हमने क्या बना दिया? श्योर मिल्क। श्योर मिल्क क्या होता है? अरे कर्ड, दही, हमने इसको दही में चेंज कर दिया। मिल्क को हमने दही में चेंज कर दिया। तो हम इस श्योर मिल्क या कर्ड को वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। यानी एक बार जो मिल्क कर्ड में चेंज हो गया तो वो कर्ड में ही रहेगा। यानी ये चेंजेस कैसे होते हैं? परमानेंट चेंजेस होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? सिंपल सा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमारे पास है कि हम यहाँ रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस कैसे होते हैं? दे आर, सिंपल लिख दे, रिवर्सिबल इन नेचर।
रिवर्सिबल होते हैं, जैसे गाड़ी में रिवर्स का गियर लगता है, गाड़ी पीछे आ जाती है, वैसे यहाँ की गाड़ी भी पीछे आ जाएगी। जैसे वही एग्जांपल आइस, वाटर, वाटर वेपर, ये सारे काम कब होंगे? गर्म करेंगे। या आप इसे कूल कर दोगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गई, और टेम्परेचर्स को कम करोगे तो यहाँ फ्रीजिंग हो जाएगा, वापस क्या बन गया हमारे पास? आइस बन गए। इसका मतलब ये चेंजेस कैसे हैं? रिवर्सिबल है। ये कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। एक बार जो चेंज हो गया वो हमेशा परमानेंट रहेगा, जैसे ये रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गए हमारे पास। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे, लास्ट डिफरेंस। इन दोनों के बीच का लास्ट डिफरेंस है, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद खत्म। लास्ट क्या है? जनरली ए लिटल और नो हीट इज रिलीज्ड और यूज्ड। फिजिकल चेंज में जनरली एनर्जी का कोई रोल नहीं होता है, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ना ही एनर्जी रिलीज होती है। जनरली, यूजुअली, हमेशा नहीं। तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी का रोल नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? यूजुअली एनर्जी इवोल्व और सप्लाई, बस इतना है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? जनरली हम एनर्जी सप्लाई करेंगे या एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन फिजिकल चेंज में जनरली एनर्जी सप्लाई और करने की भी ज़रूरत नहीं है और रिलीज भी नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या थे? ये फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस था। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो कौन कौन से एग्जाम्पल फिजिकल चेंज वाले हैं? देखें, आपके सामने भी इन बॉटम पे आपके स्लाइड आ रही है। देखें, सबसे पहले मैं फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम यानी वाटर वेपर को वाटर में चेंज करना, मेकिंग ए सॉल्यूशन। ध्यान रखना, किसी भी सॉल्यूशन को बनाना एक फिजिकल चेंज है। कैसे? शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दो, कॉमन साल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दो। ये सॉल्यूशन बनाने के मेथड जो हैं, ये जो सॉल्यूशन है, ये फिजिकल चेंज है। ग्लोविंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच चालू करो बल्ब जल गया, स्विच बंद करो बल्ब बंद हो गया। बल्ब चालू करने से पहले और बल्ब बंद करने के बाद बल्ब ही रहता है, ध्यान रखना। स्विचिंग, ग्लोविंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, किसी भी ग्लास को ब्रेक करना फिजिकल चेंज है। उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ ग्लास, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ये सारे कैसे चेंजेस है? ये फिजिकल चेंजेस है। अब देखें, दूसरी स्लाइड आपके पास आ रही है, यहाँ सारे केमिकल चेंजेस है। कौन कौन से हम लोग चेक करें यहाँ पर? तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, किसी भी चीज़ को जला दो, किसी भी चीज़ को जला दो, वो सारे चेंजेस के कौन से होते हैं? केमिकल चेंज होते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, ध्यान रखना हम जो खाना बनाते हैं वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ फ्यूज, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जब टूट जाता है तो हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। तो ये चेंज कैसा है? ये केमिकल चेंज है। और ये कब होता है? जब हम वाटर में क्या पास करें? इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो वाटर जो है वो H2 और O2 गैस में टूट जाता है। ये केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, ये जो एक्टिविटी थी हमारे पास, हम आयरन और सल्फर को मिक्स करके इनको हम स्ट्रॉन्ग हीट सप्लाई करें तो आयरन और सल्फर के बीच केमिकल बॉन्ड बन जाता है और एक कंपाउंड बन जाता है FeS,
तो आयरन और सल्फर के मिक्सचर्स को हीट करना कैसा चेंजेस होगा, केमिकल चेंज होगा। प्लांट का ग्रोथ होना, कटिंग ऑफ ट्रीज, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, पेड़ को काटना केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कैसा एग्जाम्पल है, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब एक आते हैं लास्ट बर्निंग वाला, बर्निंग ऑफ कैंडल, यही मैं आपको समझा देता हूं। बर्निंग ऑफ कैंडल किस तरह का एग्जाम्पल है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों एग्जाम्पल आ जाते हैं। यहां मैं कैंडल का डायग्राम बना देता हूं, ध्यान रखना बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों एग्जाम्पल आ जाते हैं। मान लो ये हमारी कैंडल है, डायग्राम ठीक बन गया इस पर, तो बनता नहीं, और यहां हमारे पास ये बर्न हो रही है, ठीक है, ये इसकी विक है, विक का मतलब है धागा है इसके अंदर का। अब होगा क्या, जब ये कैंडल बर्न करेगी तो यहां जो बर्न हो रही है, ये जो वैक्स बर्न हो रहा है यहां का, यहां ये वैक्स CO2 और H2O में चेंज हो रहा है। तो ये जो वैक्स है, ये वैक्स CO2 और H2O में चेंज हो रहा है, तो ये तो कौन सा चेंजेस है, ये केमिकल चेंज है। लेकिन जब ये कैंडल बर्न करती है तो इसकी हीट से ये सराउंडिंग का जो वैक्स है ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके यहाँ आ जाता है, यहाँ नीचे आने की ट्राई करता है। और ये जो चेंज है, वैक्स मेल्ट हो जाता है, ये चेंज कौन सा है, कि ये चेंज जो है ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। इसका मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल में बर्निंग ऑफ वैक्स कैसा चेंजेस है, केमिकल है। एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है। इसका मतलब जब कोई कैंडल बर्न हो रही है तब उसमें दोनों तरह के चेंजेस एक साथ होते हैं। चलिए बच्चों, हमारा ये सेकंड चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों वो मेरे चैप्टर नंबर 3 का आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो 2 काम करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।